आपके गेट का एडमिट कार्ड हो या फिर आपकी शादी का कार्ड हो, जब आ जाता है ना तो ऐसे ही धक धक होने लगता है। खैर, अब एडमिट कार्ड तो आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग गेट का एग्जाम भी देने जाएंगे, चाहे धक धक हो या फिर ना हो। गेट के एडमिट कार्ड आने पर दो सवाल उठते हैं। पहला कि सर गेट के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे किया जाए, और दूसरा उस एडमिट कार्ड में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस से हमको क्या सीखना चाहिए। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग गेट का एग्जाम पहली बार दे रहे होगे, तो आप लोग जब उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हो तो बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स को मिस आउट कर जाते हो। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने पाया कि बच्चे जब गेट एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को कैसे कैजुअली ले लेते हैं, जिसकी वजह से उस दिन उनके गेट का एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। क्योंकि किसी भी तरीके का अगर हिंड्रेंस, किसी भी तरीके की बाधा अगर उस दिन आती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो मेंटली थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब होता है और फिर एग्जाम देते टाइम पे वो उस चीज़ को कवर अप नहीं कर पाता है। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले से ही सारी चीज़ें समझ लो, आज ही सारी चीज़ों का इंतजाम कर लो, और जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उन इंस्ट्रक्शंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो अगर पहले से पता हो तो फिर रिलैक्स होकर आप आपकी जो भी 20-25 दिन की प्रिपरेशन बची उसको आप करिए, और गेट के एग्जाम में जो भी आपका पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को पूरी तरीके से आप यूटिलाइज करिए। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि गेट का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो। देखिए, अगर आप गेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको गेट की वेबसाइट पे आपको बस गूगल में डालना है गेट IIT रुड़की 2025। आप ऑलरेडी इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन वाला जो बार होगा ना, यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा होगा गेट 25 एडमिट कार्ड्स आर नाउ अवेलेबल टू डाउनलोड फ्रॉम द GOAPS पोर्टल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्टली आप इस वाले विंडो पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आपसे ईमेल एड्रेस, एनरोलमेंट ID मांगेगा, आपका पासवर्ड मांगेगा, ये 8 में से 2 जो भी यहाँ पे आपको नंबर दिया रहेगा सब्ट्रैक्ट वगैरह करके लॉगिन कर देना, डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपका देखिए एडमिट कार्ड दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड दिखेगा सारी चीज़ें। और उस एडमिट कार्ड में यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। इन इंस्ट्रक्शंस को आइए मैं आप लोगों को वन बाय वन समझा देता हूँ, सो दैट आपको अपने एंड पे ये मेहनत ना करनी पड़े। तो इंस्ट्रक्शंस की के लिए अगर मैं जाऊँ तो इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लिया है, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए कि यार किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ एडमिट कार्ड एंड फोटो ID से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अगर आप वहाँ पहुँचे एग्जाम देने और आप सोच रहे हो मैं फ़ोन में दिखा दूंगा आपने कि सर ये PDF या फ़ोटो है मेरे पास एडमिट कार्ड की, तो एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। वहीं से आपको रवाना कर दिया जाएगा कि भाई अब आप गेट 26 या 27 की तैयारी करिए, इस बार का गेट तो आप नहीं दे पाओगे। साथ के साथ अगर आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको प्रिंटेड कॉपी अपने एडमिट कार्ड की लेके जानी चाहिए। मेरा सजेशन ये होगा कि आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लो, 1-2 रुपये ज़्यादा लगते हैं, बट कलर्ड प्रिंट आउट आप लेकर जाओ। बट कलर्ड प्रिंट आउट के साथ साथ आप लोगों को ना एक वैलिड फोटो ID भी लेके जानी पड़ेगी। तो आप पूछोगे सर वैलिड फोटो ID कौन सी लेकर जाएंगे। वैलिड फोटो ID आप वही लेकर जाएंगे जो आप गेट का फॉर्म भरते टाइम पर ID आपने भरी हुई थी। सपोज किसी ने गेट का फॉर्म भरा था और उस दौरान उन्होंने पैन कार्ड चूज़ कर लिया था, किसी ने आधार कार्ड चूज़ कर लिया था, तो जिस बंदे ने पैन कार्ड चूज़ किया था उसको पैन कार्ड लेके जाना है, जिसने आधार कार्ड चूज़ कर लिया था उसको आधार कार्ड लेके जाना है। ये कैसे पता चलेगा कि सर जब हमने एडमिट कार्ड के दौरान हमको कौन सी फ़ोटो ID लेके जानी है, ये हम इस चीज़ से कैसे जज कर पाएंगे कि हमने फॉर्म भरते टाइम पे कौन सी फ़ोटो ID यूज़ की थी। तो देखिए, फॉर्म भरते टाइम पे आपने कौन सी फ़ोटो ID यूज़ की थी, उसके लिए मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिट कार्ड लिया हुआ है, ठीक है। तो उस जब आप अपने एडमिट कार्ड को देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपके पेपर कोड, आपका मतलब कौन सी ब्रांच से देने वाले हो, उसके साथ टाइमिंग्स वगैरह, यहाँ पर डेट आपकी मेंशन रहेगी, सेंटर आपका कहाँ पर है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो फोटो ID के नीचे आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपने फॉर्म भरने के दौरान कौन सी फोटो ID यूज़ की थी। जैसे इस बच्चे ने फॉर्म भरने के दौरान पैन कार्ड यूज़ किया था, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यार पैन कार्ड मुझे लेके जाना है। आपके एडमिट कार्ड में यहीं पे दिख रहा होगा आधार कार्ड, तो आप आधार कार्ड लेके जाइए, ठीक है। किसी के वोटर ID दिख रहा होगा तो आप वोटर ID लेके जाइए। तो इस तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड में इस सेक्शन में जाकर देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने कौन सी फोटो ID फॉर्म भरने के दौरान फिल की थी, ठीक है, राइट। अब इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि मान लीजिए कि गेट का फॉर्म भरने के दौरान आपने आधार कार्ड भर दिया था, बट जैसा कि सभी को पता है कि आधार कार्ड पे हमारी फ़ोटो माशाल्लाह होती है, कई बार उतनी क्लियर नहीं होती, कई बार हम लोग बहुत यंग एज में आधार कार्ड पे का बनवाने के टाइम पे फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, बड़े हो जाते हैं तो बियर्ड वगैरह आ जाती है या चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपको बाय द वे ऐसा लगता है कि आपने जो भी वैलिड फोटो ID फॉर्म भरने के दौरान भरी थी उसमें आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो आप एक दूसरी फ़ोटो ID भी लेकर जाइए। तो क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई ये तो ठीक है कि आपको ओरिजिनल वाला वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, मगर वो बोल रहे हैं कि इन केस द क्वालिटी ऑफ द फोटोग्राफ on the identification document is poor,
देन कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एन एडिशनल रीसेंट वैलिड फोटो आईडी। रीसेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, आप पता लगा आप दूसरा भी लेके जा रहे हो, उसमें भी वही पुरानी फोटो बच्चे वाली, वो वाली नहीं, रीसेंट आप लेकर जाइए। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम, उनके पास 20-25 दिन का टाइम है, आप लोग अपडेट करवा लो अपनी फोटोज़ वगैरह जाके, ठीक है, 2-4 दिन में अपडेट हो जाती है, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम वहाँ पे फेस ना करनी पड़े। पासपोर्ट ले जा सकते हो, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, आधार कार्ड, डीएल वगैरह आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अपडेट करवा लो जिन लोगों का नहीं है अपडेट, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है ना सेंटर बाय सेंटर। कुछ सेंटर के लोग बड़े अच्छे होते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ सेंटर के लोग होते हैं वो अपनी वाइफ से लड़के आए होते हैं, तो उनको उस समय पे चाहिए होता है कि यार अब किसके ऊपर गुस्सा निकाले, वाइफ के ऊपर तो निकाल नहीं सकते, तो आप लोग कहीं ना कहीं उस गुस्से का जरिया बन जाते हो, तो फिर ये सब चीज़ें वहाँ पर फेस करनी पड़ती है। मौका ही मत दो ना सामने वाले को, मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है, राइट। अब दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि भाई ठीक है, आप एडमिट कार्ड के अपने कलर्ड फोटो निकलवा लिए आपने, 2 वैलिड फोटो आईडीज भी अरेंज कर लिए, सब कुछ बेहतरीन कर लिया। अब जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहे हो तब क्या होना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली कि एग्जाम सेंटर पे भाई 90 मिनट से पहले आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कुछ बच्चों का सुबह 9 बजे एग्जामिनेशन है, तो आपकी प्रेजेंस वहाँ पे 7:30 तक हो जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप वहाँ पे पहुँचोगे ना, तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे, जो एग्जाम सेंटर पे लोग खड़े होंगे, जो पर्सनल्स होंगे वहाँ पे, है ना, आपको वहाँ पे देखा जाएगा, काफ़ी सारे बच्चे होंगे, उनकी लाइन लगेगी, तो जो पहले समझ लो कि प्री प्रोडक्शन वाला काम होता है ना, उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो आप 7:30 तक वहाँ पर पहुँच जाओ। जिन बच्चों का 2 बजे एग्जामिनेशन, कोशिश करो कि आप 12:30 तक गिरते पड़ते पहुँच जाओ वहाँ पे, रिलैक्स होके 90 मिनट्स वहाँ पे अपने थॉट्स को अलाइन करो, पॉजिटिविटी के साथ सोचो, डीप ब्रीदिंग करो, सो दैट आपके ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो जब आप अंदर पहुंचो, ठीक है। तो 90 मिनट वाली ये टाइम याद रखिएगा। अब बोल रहे हैं कि भाई बाय द वे आप अंदर घुस गए, ठीक है, अंदर घुसने के बाद आपको वो लॉगिन का जो टाइम है ना, वो मैक्सिमम वो 30 मिनट्स तक अलाउ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लेट हो जाते हैं एग्जाम सेंटर पे पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो जैसे किसी का 2 बजे एग्जाम है, वो 2 ही बजे बिल्कुल पहुंचा किसी भी इमरजेंसी की वजह से, और उसकी इमरजेंसी एक्सेप्ट हो गई, तो आप सेंटर ऑफ एग्जाम में पहुंचने के बाद 30 मिनट्स तक ही लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप कोई किसी का 2 बजे एग्जामिनेशन और वो 2:30 बजे पहुंचता है, ठीक है, तो 2:30 बजे के बाद फिर आपको लॉग इन करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अगर एग्जाम हॉल में आप 2:30 बजे से पहले पहले वर्स्ट केस में एंटर कर जाते हो, तो अगर उनको लगता है कि इसको मौका देना चाहिए, तो आपको लॉग इन करके आपको दे देंगे, आप 2.5 घंटे में जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हो वहाँ पे एग्जाम में जाकर, ठीक है। उसके अलावा एंट्री परमिशन, देखिए एंट्री परमिशन पे इन्होंने ये बोला हुआ है साफ साफ कि जब आप लोग लाइन लगा के खड़े हो जाओगे, ठीक है, तो लाइन लगा के आपको खड़े खड़े कर दिया जाएगा, और एग्जाम शुरू होने के 20 मिनट तक पहले तक आप लोगों को वहाँ पे कंप्यूटर के सामने ले जाके बिठा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 2 बजे एग्जाम है, तो 1:40 तक आपको कंप्यूटर पर ले जाके बिठा दिया जाएगा, और आप आराम से बैठ के वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ सकते हो, थोड़ा सा जो पेट में तितलियाँ उड़ती रहती हैं उसको कंट्रोल कर सकते हो, पानी वानी पी सकते हो, डीप ब्रीथ कर सकते हो, और रिलैक्स कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो 20 मिनट पहले वो आपको बैठा देंगे कि आप कंप्यूटर पे बैठ जाओ, इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ो, थोड़ा सा वार्म अप करो, थोड़ा सा पेन वेन चला के देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्क्रेबल पैड देखो, दिमाग में विजुअलाइज करो, पॉजिटिविटी लेके आओ कि यार अच्छा करेंगे एग्जामिनेशन में, अच्छी मेहनत की साल भर, तो 20 मिनट का मौका आपको देगा, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बोला हुआ है कि जब आप एग्जाम में आएंगे ना, तो वर्चुअल कैलकुलेटर आपको अपने सिस्टम पे ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जब ये 20 मिनट पहले मिल जाता है ना, तो आप लोग इस टाइम को ना यूटिलाइज कर लिया करो, जैसे कि आप माउस वगैरह अच्छे से क्लिक करके देख लो, कुछ टाइप वाइप करके देख लो कि आपका जो सिस्टम है ना वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद ना फिर वो ये सब चीज़ें नहीं सुनेंगे। तो पहले ही अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार सर माउस सही से काम नहीं कर रहा, क्लिक नहीं कर रहा, तो आप अपना सीट वहाँ पे चेंज करवा लो, उनसे रिक्वेस्ट कर दो कि सर ये सिस्टम बेकार है, मुझे मेरी सीट चेंज करिए, या इसका जो भी आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना करिए, मैं इस वाले कंप्यूटर पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो, ऑलराइट। अब वर्चुअल कैलकुलेटर, मैंने बोला जिस भी सिस्टम पे आप बैठे होगे, जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा वर्चुअल कैलकुलेटर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स कंप्यूटर, ठीक है। उसके अलावा आइटम्स नॉट अलाउड, कौन कौन से आइटम्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना। इसमें सबसे ज़्यादा गलती हर बार इसी चीज़ में होती है, हर बार इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा आप लोग गलती करके आते हो। देखिए, सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोला हुआ है कि आप अपना कोई कैलकुलेटर लेकर नहीं जा सकते, तो ये हमें पता होता है कि ठीक है हम लेके नहीं जाते हैं। अपना मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जा सकते हो, तो अपना मोबाइल फ़ोन भी हम लेके नहीं जा सकते। अच्छा, उसके अलावा बोल रहे हैं वॉचेज ऑफ एनी काइंड, मतलब कोई भी प्रकार का वॉच लेके नहीं आ सकते हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो आपका या फिर आपका कोई एनालॉग वॉच हो। इन्होंने साफ साफ मना कर रखा कि भाई ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आईपैड हो गया आपका, आपका ये जो आपके किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर आप लेकर जाना चाहते हो, तो आप उस अंदर लेकर नहीं जा सकते हो। इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली आपकी प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी, जैसे आप कोई चार्ट हो गया,
कोई टेबल हो गया, किसी भी तरीके का कोई पेपर हो गया जो आप पर्ची बना के लेके जाते हो ना सेमेस्टर्स में, वो सब यहाँ मत करना यार। बुक्स हो गए, शीट्स हो गए। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोली हुई, हैवी ऑर्नामेंट्स आप लेके नहीं जा सकते। पता लगा आप आभूषण पहन के पूरा चले गए वहाँ पे राजा की तरह, तो आप ऑर्नामेंट्स पहन के चले जाओगे ना तो आपको वहीं से रवाना कर दिया जाएगा कि राजा साहब आप पधारिए यहाँ से, आपको अंदर घुसने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर मान लीजिए कि हम गलती से कुछ लेके चले गए, मान लीजिए हम मोबाइल फ़ोन लेकर चले गए, कई लोग कैब वैब से जाते हैं तो वो उनको लगता है कि सर मोबाइल फ़ोन हम लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, या कोई बोल रहा है कि सर हम गलती से आभूषण पहन के चले गए, हमें पता नहीं था, हमने ढंग से नहीं पढ़ा, या हमने आपकी बात सुनी भी थी तब भी हमने सोचा चलो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके लेके चलते हैं आभूषण और ये सब, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप लेके चले गए ये सब चीज़ें वहाँ पे, तो अंदर घुसने से पहले जो वहाँ पे इंसान खड़ा होगा, इन्विजिलेटर जो खड़ा होगा, वो बोलेगा कि भाई ये सारा सामान उतार कर आप कहीं रख दीजिए। तो आप उससे बोलोगे कि सर आप जगह बताओ कहाँ पे रख दें, तो वो बोलेगा कि भाई जगह वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, आप अपनी मर्जी से जहाँ रखना है रख दो, आपको अपने बैग में रखना है बैग में रख दो, आपको किसी लॉकर में रखना लॉकर में रख दो, बट हम उस चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर आप एग्जाम देकर आते हो और आपका पता लगा कि आपका बैग कोई लेकर रवाना हो गया है, आपके आभूषण, आपके फ़ोन, आपका जो भी आप पर्सनल चीज़ें लेके आए थे, घड़ी पहन के चले गए थे, ये सब चीज़ें कोई लेके चला गया, तो इसमें एग्जाम जो सेंटर है उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी आइटम्स, जो भी उन्होंने मेंशन किए, ठीक है, खासकर वॉच और आभूषण, ठीक है, ये ज्वेलरीज, ये दो चीज़ें, जनरली कोई अंगूठी पहन के चला जाता है, किसी के गले में कुछ हो जाता है, ठीक है, जनरली वैसे तो मना नहीं करते वो लोग, बट लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला ना, किसी सेंटर पर अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जिसका मूड खराब है उस दिन, उसने पढ़ रखा है इंस्ट्रक्शन की, पकड़ता हूँ आज दो चार को, दिखाता हूँ उन लोगों को ठीक है, तो हो सकता है आप उस लपेटे में ना आ जाओ, इस वजह से ये चीज़ें को का थोड़ा ध्यान रखिए। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि एग्जाम सेंटर्स पर्सनल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स पर्सनल बिलोंगिंग, ठीक है। तो आप देख लो यार इसका क्या हिसाब किताब बनाना है। जनरली ऐसा होता है जहाँ पे भी आप एग्जाम वगैरह देने जाते हो ना, वहीं पे आसपास कोई दुकान वगैरह होती है, तो लोग वहाँ पे दुकान पे अपने बैग वगैरह सबमिट कर देते हैं। दुकान वाला अगर थोड़ा सा दरिया दिल होता है तो कुछ पैसे वैसे नहीं लेता है, अदरवाइज कुछ वो 100-50 रुपये लेके आपका सामान रख लेता है, और जब आप एग्जाम दे के आते हो तो वो आपको लौटा देता है। तो अब आप ये देख लो कि इसको आपको कैसे फिगर आउट करना है, मैंने आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसके समझा दिए, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर ऐसी भी क्या बात है, देखते हैं क्या होता है। तो वो मोबाइल फ़ोन लेकर आए और चोरी छुपे से मोबाइल फ़ोन लेके अंदर घुस गए, या घड़ी पहन के आए, घड़ी पहन के अंदर घुस गए छुपते छुपाते हुए, और अंदर जाके फिर पहन ली। तो बाय द वे अगर आप किसी भी ऐसे आइटम के साथ पाए जाते हो जो कि ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में क्लियर कट लिखा गया कि ये आइटम्स अलाउड नहीं हैं, तो फिर पहली चीज़ आपको उस साल के गेट एग्जाम से डी रजिस्टर या डी बार कर दिया जाएगा। और अगर ज़्यादा कुछ खतरनाक हुआ, आप नकल वकल करते हुए पाए गए, तो आपको फ्यूचर गेट एग्जामिनेशन से भी बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर गेट एग्जामिनेशन से भी भाई साहब आप लोग बैन हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से इतना हीरो बनने की ज़रूरत है नहीं, और अगर इतने हीरो ऑलरेडी हो तो गेट का एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं। ऑल राइट, चलो अब आते हैं कि आइटम्स कौन कौन से अलाउड हैं। देखिए पेन पेंसिल आप लेके जा सकते हो, पहले से घिसी हुई पेन लेके जाना, पेंसिल तो क्या ही लेके जाओगे। साथ के साथ पानी पीने के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेके जाना है, ठीक है क्योंकि आप पता लगा कोई ऐसी वाटर बॉटल लेकर जा रहे हो उसके अंदर आपने पानी के अलावा कुछ और मिला रखा है, ठीक है। पानी के अलावा कुछ और मिला सकते हो, बट बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि सामने वाले को भी दिखना चाहिए आप क्या पी रहे हो। जैसे कई लोग ग्लूकोज वगैरह लेके जाते हैं, या कई लोग इलेक्ट्रॉल वगैरह लेके जाते हैं कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में रहते हैं, तो थोड़ा वीकनेस वगैरह कम होती है, या दिमाग थोड़ा तेज चलता है, या जो भी साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में ऑब्वियसली आप पानी लेके जाओगे, ठीक है पानी के अलावा कुछ लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आप गेट का एग्जाम मज़े मज़े में देने जा रहे हो। तो कोशिश आप ये करें कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में ही लेके जाएं, ठीक है। और वाटर बॉटल एक ट्रांसपेरेंट खरीद लो, या फिर अगर आपको लगता है कि यार वहीं पे जाके 10-15 रुपए की बिस्लेरी की बॉटल खरीद लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फिर से क्या सर अगर नहीं लेके जाएंगे तो कुछ हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। वही किसी का मन हुआ तो इस बात पे आपको वहाँ पे पकड़ सकता है, किसी का मन नहीं हुआ तो बोलेगा कोई बात नहीं यार, देने दो एग्जामिनेशन, बच्चा है पढ़ लिख के है, रिलैक्स करने दो, एग्जाम देने दो, ठीक है। राइट, इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस नोटिफिकेशन में समझने वाली है वो है भाई साहब स्क्रिबल पैड, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लो, इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं लोगों से हर साल, हर बार बच्चे आते हैं कि सर ये पहले से नहीं पता था, हमने नोटिफिकेशन में नहीं पढ़ा था, किसी ने नहीं बताया था, तो प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती है। स्क्रिबल पैड की बात करते हैं। स्क्रिबल पैड सबसे पहली चीज़ जैसे ही आपको मिलेगी, उसमें इन्होंने बोला है कि आप उस पर तुरंत अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दो। जैसे ही मिली स्क्रिबल पैड 20 मिनट पहले आपके पास मिल जाएगी, आप उसमें नाम रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत के तुरंत लिखिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई। और वो बोल रहे हैं कि सारी की सारी रफ कैलकुलेशन आपको इसी स्क्रिबल पैड पे करनी पड़ेगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्रिबल पैड दी जाएगी। तो कैंडिडेट कैन पोसेस ओनली वन स्क्रिबल पैड एट एनी पॉइंट ऑफ, तो एक स्क्रिबल पैड पे आपने सारी कैलकुलेशन तो भर गई आपकी वो स्क्रिबल पैड,
एग्जामिनर को आपने बुलाया तो बोला सर मेरे स्क्रिबल पैड भर गए, दूसरी दे दो। दूसरी आपने ले ली, पहली उसको सौंप दी। जैसे ही आप पहली स्क्रिबल पैड उसको दोगे भाई साहब, और आप दूसरी स्क्रिबल पैड पे कुछ कैलकुलेशन करने लगे, आपको लगा यार एक कैलकुलेशन तो पहली वाली स्क्रिबल पैड पे कर रखी थी, सर से वापस मांग लेता हूँ। आप बोलोगे सर वो स्क्रिबल पैड वापस देना, वो मना कर देगा, बोलेगा कि भाई पहली स्क्रिबल पैड आपको जब मैंने दी थी, आपको जितना डेटा नोट करना है, जो कैलकुलेशन करनी है, जहाँ पे आंसर टिक करना है, जो कुछ करना है, आप पहली स्क्रिबल पैड में कर लो। अगर आपने पहली स्क्रिबल पैड मुझे वापस दे दी और नई स्क्रिबल पैड ले ली, तो पहली स्क्रिबल पैड आपको किसी कीमत पे नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि जब भी आपको एक स्क्रिबल पैड मिले, आप उस पर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिए। नेम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद उस पर सारी कैलकुलेशंस वगैरह कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद स्क्रिबल पैड भर गई, आपको लगता है कि यार कोई इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस मेरी रह गई है, तो दूसरी स्क्रिबल पैड जो आप ले रहे हो, तो उनसे रिक्वेस्ट कर लो सर ये एक दो चीज़ें बस मुझे इसमें नोट कर लेने दीजिए, फिर मैं स्क्रिबल पैड आपको लौटा दूंगा। तो ऐसा कभी गलती से मत करना कि आपके पास जो पहली वाली स्क्रिबल पैड है उसको जोश जोश में दे दी, और पता लगा आपके जो पीछे के 10 क्वेश्चन छूटे हुए थे उसकी आधी आधी कैलकुलेशन आपने उसमें कर रखी थी, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको नए सिरे से वो सोचना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, आधी कैलकुलेशन करके फिर अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो हमें उस स्क्रिबल पैड में ना वो क्वेश्चंस का सीक्वेंस दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ पे फंस रहे थे, उसकी एक लाइन पहले हो सकता है आपको अपनी गलती मिल जाए या क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाए। नए स्क्रिबल पैड में तो फिर वो क्वेश्चन नया हो गया ना। कई बार काउंटर के ओपैम के डायग्राम हमने बना लिए होते उसमें स्क्रिबल पैड में, अब नया स्क्रिबल पैड मिलेगा तो वापस उसमें आपको बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ की ना थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज के दौरान भी आप कोशिश करो कि एट अ टाइम आप दो स्क्रिबल पैड्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। एक भर जाए, आप देखो कि उसको कितने ऑप्टिमाइज वे में आप यूटिलाइज कर सकते हो, कम से कम डेटा स्क्रिबल पैड 1 से स्क्रिबल पैड 2 पे जाने की नौबत है। इस तरीके का भी आपके पास आइडिया होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई जो मैंने आपको समझाई कि स्क्रिबल पैड पर नाम लिख देना है, पहले स्क्रिबल पैड भर गई तभी दूसरी स्क्रिबल पैड वो देगा, चेक करेगा कि भरी है कि नहीं देगा। और एक बार आपने पहली स्क्रिबल पैड लौटा दी तो भाई दूसरी स्क्रिबल पैड यूज करने के दौरान आपको पहली स्क्रिबल पैड वो कभी वापस नहीं करेगा। ठीक है, परफेक्ट। उसके अलावा आप एग्जाम सेंटर से कब जा सकते हो, दो कैटेगरी है कि किसी ने 1.5 घंटे में पूरा पेपर फोड़ फाड़ दिया तो भी आपको 3 घंटे तक बैठना पड़ेगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा एग्जाम में क्या करें, पक गया बैठे बैठे, तो भी भाई आपको 3 घंटे तक बैठना ही पड़ेगा, उससे पहले आप जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको 3 घंटे तक एग्जाम हॉल में बिताने पड़ेंगे। कुछ बातों का ख्याल रखिए, जैसे कि कोई भी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस पे इन्होंने मना किया, वही आइटम्स लेके नहीं जा सकते, ये हरकतें नहीं कर सकते, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने मना करी हुई हैं। तो उन सारी जितनी भी लिस्ट है, नॉट डोंट्स वाली जितनी भी लिस्ट है, उन लिस्ट में से आप कोशिश करें कि कोई भी चीज़ फॉलो ना करें। ठीक है, ऐसा करने से ऑब्वियसली आपका कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर भी तो होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इतने मेच्योर, इतने समझदार हैं कि ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। और बस इतना ही। तो आई होप एडमिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे मैंने एड्रेस कर दिए। आपको कुछ और पूछना है, कुछ और लगता है कि सर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन रह गया, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है, कमेंट में डालिए अपनी राय। मैं आप लोगों को पर्सनली उस पर रिप्लाई करता हूँ हर एक कमेंट का, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को हेल्प करके, कमेंट सेक्शन में आप लोगों का रिप्लाई करके। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। ऑल द बेस्ट एवरीवन for GATE 2025. See you in another video.